इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। क्या बोलेंगे? देखिए, इज इट कंपल्सरी कि ऑल द टाइम आपका स्ट्रिंग या रोप या चेन मासलेस रहेगा? तो मेरे पास अभी जो स्ट्रिंग है या रोप है हैविंग मास, राइट? तो मैंने जो आपको कल के क्लास में सिखाया था कि जनरली अगर स्ट्रिंग के लिए कुछ नहीं बोला गया है, इसका मतलब हम लोग क्या सपोज करेंगे? आइडियल स्ट्रिंग। और आइडियल स्ट्रिंग का क्वालिटी क्या होता है? मासलेस एज वेल एज फ्रिक्शनलेस। बट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि मेरा यहाँ पे दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, राइट? इट इज नॉट आइडियल स्ट्रिंग। दिस स्ट्रिंग हैविंग मास m, बट दिस स्ट्रिंग इज यूनिफॉर्म स्ट्रिंग या यूनिफॉर्म रोप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म रोप? यूनिफॉर्म रोप का मतलब होता है कि मार्केट से आपने कोई जब रस्सी खरीदा तो उसका मास पर यूनिट लेंथ, हर एवरी यूनिट ऑफ लेंथ के लिए डिफरेंट मास रहेगा या सेम रहेगा? मतलब हर जगह पे सेम थिकनेस, ऐसा नहीं कहीं पे पतला कहीं पे मोटा, ऐसा नहीं रहेगा। तो ये मेरा क्या है? यूनिफॉर्म मास है, यूनिफॉर्म रोप है। फाइंड, अच्छा तो इस स्ट्रिंग में क्या ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा? टेंशन किसके लिए सेम बोला गया है? आइडियल स्ट्रिंग के लिए। इसके लिए सेम नहीं रहेगा। देखिए, इस पैटर्न पे आज से 30 इयर्स पहले AIT का ऑब्जेक्टिव था, अरे दोबारा रिपीट हुआ है, और अगेन दोबारा रिपीट होगा आप लोग का नीट या जेईई मेन में, ठीक है? और इस पर 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें पहला तरीका मैं ले रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन बहुत साल पहले। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग as a function of distance, as a function of distance x, where distance taken from lowest point, where distance taken from lowest point। तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? x तो अननोन है ना, तो x का वैल्यू 0 भी हो सकता है, x का वैल्यू l/2 भी हो सकता है, x का वैल्यू l/3 भी हो सकता है, x का वैल्यू 12/3 भी हो सकता है, x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है 0 से l के बीच में। इसका मतलब है कि x पर हम लोग निकाल ले, इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे हम लोग दिखा सकते हैं, करेक्ट है ना? चलिए इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट। इसी में एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ऑल्सो ड्रॉ ग्राफ ऑफ टेंशन वर्सेज एक्स। ऑल्सो ड्रॉ ग्राफ ऑफ टेंशन वर्सेज एक्स। तो 1 मिनट यहाँ देखना है देवाशीष। तो कल के क्लास में मैंने क्या सिखाया कि स्ट्रिंग के जिस पॉइंट पे आपको टेंशन निकालना रहेगा वहाँ पे क्या करना है? कट करके सोचना है, करेक्ट? तो अगर यहाँ से लोएस्ट पॉइंट से ऊपर एक्स डिस्टेंस पर निकालना है टेंशन, तो टेंशन का डायरेक्शन तो आप बता नहीं सकते हैं, क्योंकि टेंशन हर पॉइंट पे पेयर में रहता है। ये डिपेंड करता है कि नीचे वाले पार्ट पे पूछ रहे हैं या ऊपर वाले पार्ट पे। इसका मतलब टेंशन जिस पॉइंट पे स्ट्रिंग का पूछते हैं उस पॉइंट से स्ट्रिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ए वाला पार्ट इस पर टेंशन नीचे लगाएगा और ए वाला पार्ट इस पर टेंशन ऊपर लगाएगा। तो टेंशन ऑलवेज इस फॉर्मेट में लगता रहता है, नहीं पेयर के फॉर्म में। तो अब डिपेंड करता है किस पे पूछ रहे हैं। तो आप अब यहाँ पे डिवाइड कर लिए, तो किसी एक पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस पार्ट को हम लोग पार्ट 1 बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का क्या बोलेंगे? फर्स्ट पार्ट, और यहाँ से यहाँ तक का सेकेंड पार्ट। तो मैं फ्री ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पार्ट फर्स्ट।
चलिए अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। यहाँ देखिए ये जो मास m है तो पूरे रोप का था, बट आप फ्री बॉडी डायग्राम किसका ड्रॉ कर रहे हैं? जिसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा उसी के तो वेट दिखाइएगा, राइट। तो ए हम लोग m1 जी किसका लिखे, वेयर m1 इज व्हाट, m1 इज द मास ऑफ पार्ट फर्स्ट, करेक्ट है ना। और कोई फोर्स, और ये तो रेस्ट पूरा स्ट्रिंग रेस्ट में है तो ये पार्ट भी रेस्ट में रहेगा, तो इसका इस पे एक और फोर्स लगेगा, और वो कौन लगाएगा, टेंशन ऑन पार्ट फर्स्ट ड्यू टू पार्ट सेकेंड, ठीक है। अब सारे फोर्स को हम लोग रिजॉल्व करेंगे, राइट। इसी को मैं टी बोल देता हूँ, करेक्ट है। तो सारे फोर्स को अगर वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इसका डायरेक्शन और मेरा रिक्वायर्ड डायरेक्शन दोनों क्या मैच कर गया, तो एंगल कितना 0, तो क्या टी कॉस 0 लिख सकते हैं, तो टी कॉस 0 क्या हो जाएगा टी, और m1g का डायरेक्शन और ये डायरेक्शन क्या है जस्ट अपोजिट, तो मेरा वेक्टर ए है बट रिक्वायर्ड डायरेक्शन ए है, तो इसका इसके साथ कितना एंगल 180। प्रैक्टिस ऐसे तो आप लोग जान ही रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस फॉर्मेट का प्रैक्टिस कीजिए। इक्वल टू व्हाट 0, इसका मतलब ये प्रॉब्लम इक्विलिब्रियम का है, किसका है, इक्विलिब्रियम का। तो क्या लिख सकते हैं, t माइनस m1g इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा एवरीवन, अब अगर m1 का वैल्यू पता चल जाए तो आपका काम बन जाएगा। m1 का वैल्यू पर कैसे पता चलेगा, m1 m2 नहीं भाई, डे टू डे लाइफ का एक क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिए। वो m का l है तो यस, आप मार्केट से 10 मीटर का स्ट्रिंग खरीद के लाए, कितना मीटर का, पता चला कि इसका 2 kg मास है, तब पूछेंगे 1 मीटर का कितना मास, तो यूनिटरी मेथड का प्रॉब्लम हो गया ना। 10 मीटर का स्ट्रिंग का हैविंग मास 2 kg, तो 1 मीटर रहता तो कितना kg, राइट। तो वैसे ही तो करेंगे, इसी रीजन की मैंने क्या बोला था कि मेरा स्ट्रिंग क्या है, यूनिफॉर्म है। क्या लिखेंगे, एल लेंथ है तो मास कितना है m, तो 1 लेंथ रहेगा तो मास कितना रहेगा m बाई एल, तो x लेंथ रहेगा तो मास कितना रहेगा m बाई एल इंटू एक्स, और m बाई एल इंटू एक्स यही आपका क्या बन जाएगा m1, क्या बनेगा एवरीवन, m1 बनेगा। इक्वेशन इसके लिए डेवलप करने का रिक्वायरमेंट है, m1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो t कितना हो गया, इस डायग्राम को यहाँ से हटाएं, हो गया ना। तो t इक्वल टू m बाई एल इंटू एक्स इंटू व्हाट जी। देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 0, इस यहाँ तक हो गया आपका, इसको हटाएं, बोलेंगे ही नहीं। एवरीवन ऑनलाइन के स्टूडेंट इस तरफ हो गया, हाँ आप लोग रिस्पॉन्स क्या कीजिएगा ऑनलाइन में जब पूछते हैं कि यहाँ पे इसको हटाया जाए, क्योंकि मैं यहाँ के बच्चों को तो देख ही रहा हूँ। क्लास में करवाया हुआ प्रॉब्लम भी अगर सही से देख लिया जाएगा तो आपका जो जेई मेन और नीट का देते रहते हैं टेस्ट, उसके लिए सफिशिएंट
कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे अपने आप को 100% डाल के रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सब t अगर x इक्वल टू 0 मतलब आप यहाँ पे हैं, क्योंकि आप x नीचे से मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेंशन क्या रहेगा, 0। और जैसे से x इंक्रीज करेगा और x इक्वल टू l मतलब आप कहाँ पे हैं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे है, राइट। तो x इक्वल टू l मतलब कितना, t इक्वल टू mg, l और l आपस में क्या हो जाएगा, इसका जैसे जैसे स्ट्रिंग में ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेंशन कम होगा या ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, करेक्ट है। इसका मतलब स्ट्रिंग को अगर ब्रेक होने का चांस रहेगा तो सबसे ज़्यादा चांस कहाँ पे ब्रेक होने का रहेगा, यहाँ पे रहेगा। अब लॉजिक लगाए सर, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे टेंशन ज़्यादा क्यों हो रहा है, तो भाई जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे मास ज़्यादा होता जा रहा है ना, उस मास को उसको कैरी ऑन करना है, करेक्ट, समझ में आ गया। अब ग्राफ, ये अब नीट का क्वेश्चन बन गया है स्टूडेंट, ठीक है। तो t वर्सेस x का ग्राफ, तो यहाँ देखिए, तो इसको क्या मान लेंगे, बाई, ये तो x है ही, अरे पूरा का पूरा किसका काम करेगा, तो बाई इक्वल टू mx, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ग्राफ है। बट इस x का एक डोमेन है, राइट, x का ग्राफ कहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं, l तक ही ड्रॉ कर सकते हैं। जहाँ तक हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के वैल्यू के लिए, उसको बोलते हैं डोमेन, करेक्ट। तो इसका स्लोप कितना रहेगा, tan थीटा इक्वल टू m इक्वल टू हाउ मच, mg/l, समझ गए। तो यहाँ पे वैल्यू कितना रहेगा, x इक्वल टू l पे mg के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो क्या आज के बाद वैसा स्ट्रिंग जिसमें मास रहेगा उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा या डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। इसको हटाया जाए, अब देखिए एक्चुअल में सपोज कीजिए कि ऐसे लॉजिक लगाइए, मान लेते हैं कि आप इस टाइप का एग्ज़ाम जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी आता है, ठीक है, और कल के डेट में अगर मुझे ही क्वेश्चन बनाने की कमेटी में रखा जाता, तो नहीं आपको जेईई मेन का पेपर एक सेट तैयार करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मतलब एक अच्छा लेवल का, तो मैं सबसे पहले 40 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक उठाऊंगा, प्रीवियस ईयर का आईआईटी का, क्या क्या अभी तक पूछा जा चुका है। उसके बाद मैं जेईई मेन या IITRIPL का क्वेश्चन का बैंक रखूंगा कि अभी तक क्या क्या कॉन्सेप्ट आ गया है। फिर बहुत होगा तो मैं बहुत अपने आप इंप्रेशन के लिए ओलंपियाड का या KVPY का क्वेश्चन बैंक उठाऊंगा, जहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आते रहता है, बायोलॉजी, और उसी पैटर्न पे मैं क्वेश्चन सेट करूँगा, उसी में कुछ इफ एंड बट करके, क्योंकि वो तो बेस्ट कलेक्शन है जो लोग भी अभी तक सेट कर रहे होंगे, राइट। तो एक साल ऐसा आ गया तो दूसरा साल ऐसा आ गया, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, बस दोनों डिफरेंस क्या है, एक में सिर्फ स्ट्रिंग था हैविंग मास m और दूसरा में ये स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग का लेंथ l है और इसका मास है कैपिटल M, और इसमें नीचे एक ब्लॉक लगा दिया गया जिसका मास क्या है। अब इसमें अगेन पूछा गया है फाइंड द टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ x, जहाँ पे डिस्टेंस टेकन फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग यहाँ तक ही है, तो दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, राइट। स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ये तो ब्लॉक है, राइट। फाइंड आउट कीजिए इसको, अब आप लोग सॉल्व कीजिए। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एज ए फंक्शन ऑफ x where x taken from lowest point of the string and a string is a string having mass capital M as a function of x
वेयर एक्स टेकन फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। चलो ट्राई कीजिए। एंड ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टी वर्सेज एक्स। वो सब घर पे कीजिएगा, इतना तक तो आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे तो बी वेरी फास्ट। यहाँ देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जहाँ से कट करेंगे तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला ना कि मेरा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के सिस्टम सोचेंगे। तो जब सिस्टम सोचेंगे उस पूरे सिस्टम को दिखाएंगे, राइट। तो आपने सिस्टम सोचा या ऐसे ही ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं बार बार बोलता हूँ ना, देखिए दिस इज माय सिस्टम एंड नाउ ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पार्ट 1। लिखा हुआ है पार्ट 1 इज माय सिस्टम। तो आप लोग को भी सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए तो दिमाग में आना पड़ेगा ना कि किसका ड्रॉ करना है। मैंने हिंट कर दिया आपको। जिनका सॉल्व हो जाएगा क्लासरूम में वो मुझे दिखाएंगे सॉल्यूशन करेंगे।
नॉर्मल फोर्स कहाँ पे रहेगा भाई? तो ब्लॉक के कांटेक्ट में तो ब्लॉक पे जो स्ट्रिंग फोर्स लगाएगा उसको टेंशन बोलेंगे यहाँ पे, राइट? कोई भी स्ट्रिंग किसी बॉडी पे फोर्स लगाएगा तो उसको जो कांटेक्ट फोर्स है उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल फोर्स ऑलवेज टुवार्ड्स रहता है। तो ब्लॉक पे जो स्ट्रिंग लगाएगा टुवार्ड्स है या वे है, देन वो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए, जिनका भी सॉल्व हो गया है वो यहाँ पे मैच करेंगे। यहाँ देखिए स्टूडेंट, देखिए अभी आपका जस्ट लर्निंग प्रोसेस है, मिस्टेक हो सकता है, बस ट्राई करना मत छोड़िए। सही या गलत कुछ भी ट्राई कीजिए, ऐसे गलती करते करते सही होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? आप लोग बोलिए कि मैंने बोला था कि नीचे से x डिस्टेंस पे, तो आपने क्या किया है? क्या किए बोलिए आप लोग? कट किए। इसको पार्ट फर्स्ट मान लिए, इसको पार्ट सेकेंड माने, करेक्ट है ना? अब किसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं? पार्ट फर्स्ट का। पार्ट फर्स्ट का इन विथ ब्लॉक या विदाउट ब्लॉक? विदाउट ब्लॉक। तो पहले मैं अपना सॉल्व कर लेता हूँ, जो आप लोग माने हैं उस मेथड से भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरा सिस्टम है ब्लॉक प्लस पार्ट फर्स्ट। मैं यहाँ से यहाँ तक का अपना क्या मान रहा हूँ? ये मेरी मर्जी है, मान सकते हैं ना? क्योंकि हो सकता है कि मैं, इसका मतलब है कि सिस्टम का सिलेक्शन भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बट आपने दूसरा सिस्टम माना फिर भी प्रॉब्लम बनेगा। हो सकता है कि 2 लाइन ज़्यादा लिखना पड़े, बट मुझे लग रहा है कि शायद ऐसे मानने से मेरा क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या माना? फर्स्ट पार्ट विथ ब्लॉक, विदाउट ब्लॉक या विथ ब्लॉक? विथ ब्लॉक। तो उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ, यहाँ देखिएगा एवरीवन, कि यहाँ इसके बीच में जो आपस में फोर्स लग रहा था वो दिखाने का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ। अब बताइए, तो सबसे पहला तो अब मेरा सिस्टम ये है, तो ये वेट किसका दिखाइएगा? सिस्टम का। और सिस्टम का टोटल मास, इसका मास कितना माने थे? स्मॉल एम ना? तो यहाँ पे लिख सकते हैं m/l इंटू एक्स आप प्लस m इंटू जी। इस ब्लॉक का मास m और इस वाले पार्ट का मास m/l इंटू एक्स, करेक्ट? टोटल मास हो गया इंटू व्हाट? जी। यहाँ तक सबको अगर इस सिस्टम को मानते हैं तो क्या उसके अकॉर्डिंग करेक्ट है? और यहाँ पे टी कौन लगा रहा है? पार्ट सेकेंड पार्ट फर्स्ट पे, राइट? तो न्यूटन थर्ड लॉ से अगर आप ऐसे पार्ट सेकेंड वाला पार्ट को अगर दिखाते हैं, ये कौन सा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक? सेकेंड पार्ट विथ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो आपको नहीं, तो इस पर भी एक टेंशन लगेगा, और वो कौन लगाएगा? तो ए और ए आपस में क्या रहेगा? यस, एक्शन रिएक्शन। इसका यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं था, बट थोड़ा सा होता है ना रिवीजन के लिए कि एक्शन और रिएक्शन कपल। तो टेंशन किसी भी पॉइंट पे कपल के फॉर्म में रहता है ऑलवेज। डिपेंड, उसका डायरेक्शन डिपेंड करता है कि किधर किस वाले पार्ट पे पूछे हैं, राइट? चलिए, अब इसमें अब सारे फोर्स कंपोनेंट को अगर वर्टिकली, ये तो पता है कि रेस्ट में है, मतलब इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है, तो सारे कंपोनेंट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या डायरेक्टली लिख दें? आपको कंपोनेंट तो ब्रेक करने आता है। अब तो कंपोनेंट ब्रेक करने सबको आता है एवरीवन, ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टूडेंट। तो क्या डायरेक्टली लिख दिया जाए? ठीक है ना? देन टी इक्वल टू व्हाट? टीचर से कभी कभी कुछ सीखिए। अब
हो सकता है कि टीचर वो मेथड समझा रहे हो जिससे आपको एग्ज़ाम में टाइम बच जाए, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक हर पॉइंट पे टेंशन निकल जाएगा, करेक्ट। अब इसमें x इक्वल टू 0 आप कहाँ पे हैं, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, यस। और यहाँ पे टेंशन वहाँ पे क्या रहेगा, mg रहना भी चाहिए। यहाँ का पॉइंट जो है वह फ्री है या इतना मास को हैंग किए हुए है, इतना मास को हैंग किए हुए है, करेक्ट है ना। और x इक्वल टू l देन वहाँ पुट करेंगे ना, ट्वाइस एम जे या कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जे, पूरा इसका मास और पूरा इसका मास। मैक्सिमम टेंशन कहाँ रहेगा, यहाँ पे। मिनिमम टेंशन कहाँ रहेगा, बट अब आपका मिनिमम टेंशन 0 नहीं है, क्योंकि आप लोएस्ट पॉइंट पे किसी चीज़ को हैंग करवा दिए, राइट। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ऑनलाइन स्टूडेंट, क्या ये सॉल्यूशन समझ में आया? ओके, अब जब ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसको मान लेंगे बाई, और ये ब्रैकेट किसका काम करेगा, m x, और ये पूरा काम किसका करेगा, c। तो अब एक इसका ग्राफ क्या ओरिजिन से पास करेगा, नहीं पास करेगा। स्लोप निगेटिव या पॉजिटिव है, स्लोप ये है ना, तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव। तो नहीं लगता कि प्रीवियस क्वेश्चन का जस्ट बड़ा भाई, प्रीवियस क्वेश्चन से तो देखिए कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। इसे फ्रीक्वेंट भाई, मैं तो क्वेश्चन बैंक पर रिसर्च किया हूँ। जो 1985 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, वो 2015 के एडवांस में दोबारा पूछा गया, थर्मोडायनेमिक्स का। कब, 1985, 1985। तो पहले बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता था, अब पहले का क्वेश्चन का लेवल कुछ और लेवल का रहता था। समटाइम्स ऐसा भी क्वेश्चन आया जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक में केस हो गया है। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें विगरस कोऑर्डिनेट है, फिजिक्स का मैथमेटिक्स ज़्यादा है, राइट। तो उसके टफनेस के लिए मतलब 1990 से 2000 के बीच में मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछा था फिजिक्स में, वाली 10 क्वेश्चन। और किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं भी आया, आंसर नहीं भी आया, फिर भी आपका 18 सेक्शन हो गया। स्टेप बाय मार्किंग था, आपने 60-70% सॉल्व कर दिया, लास्ट में कुछ स्टेप मिस्टेक रहा। सब्जेक्टिव एग्जाम में ही होता है ना स्टेप बाय मार्किंग। और आप कॉपी चेक कराने के लेके जाते हैं टीचर को, सर प्लीज़ यहाँ पे हाफ मार्क्स दे दीजिए, यही होता है, राइट। तो बस उसमें स्टेप बाय मार्किंग होता था। तो टफ क्वेश्चन सब्जेक्टिव एग्जाम का ये बेनिफिट है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम का क्या है कि आंसर आएगा तभी आपको मार्क्स मिलेगा, पर सब्जेक्टिव एग्जाम तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सबसे बेस्ट टैलेंट का सिलेक्शन तो सब्जेक्टिव एग्जाम से ही हो सकता है, तुक्का लगाने का चांस ही नहीं है, रियल टैलेंट आता था। तो 2005 तक सब्जेक्टिव एग्जाम था, मैं बैठा हूँ। 6 से आ गया न्यू पैटर्न एडवांस का, लेकिन अभी भी IIT एडवांस का पेपर शानदार ही आता है। देखते हैं वो लोग जेईई मेन का हर पीरियड के लिए अलग अलग सेट आता है, पता है कि नहीं। जिनको नहीं पता, जो जेईई मेन का तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम तो एक साल में, जिस साल आपका बैठने वाले हैं उस साल कम से कम 20 सेट अलग अलग सेट रहेगा। इनको कुछ आया, आपको कुछ और सेट आया, इनको कुछ और सेट आ गया, राइट। तो नहीं तक वो फेयर एग्जाम जैसा नहीं है, पूछ नहीं सकते सर। नहीं पूछ नहीं सकते। मतलब हो सकता है कि इनका सेट थोड़ा आसान आ गया, आपका थोड़ा टफ आ गया, इनका थोड़ा आसान आ गया, मीडियम आ गया। फेयर एग्जाम का मतलब क्या, सबके लिए यूनिफॉर्म एक सेट, जस्ट लाइक नीट का पेपर एक ही सेट, वैसे ही एडवांस का भी एक सेट होता है। एक सेट रहेगा तब ना इन्फॉर्म हुआ, सबके लिए सेम पेपर है। नहीं तो आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ के गया, उसी से क्वेश्चन आ गया और वो चैप्टर ही पढ़ के गए हैं, राइट। ऐसा होता नहीं है। जो 80% भी अच्छे से तैयारी करके बैठते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेक्शन के लिए, ऐसा नहीं कि आप एक एक चैप्टर को टच कीजिए, लेकिन 80% पे भी एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट रहेगा, सिलेक्शन का है। उसमें है कि कितना आप अपने आप पे भरोसा रखते हैं। चलिए x इक्वल टू 0 पे ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, x इक्वल टू 0 से। तो x इक्वल टू 0 पे टेंशन कितना, mg।
और किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक और तरीका था कि एक पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो, राइट। अब तो आप लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ लिए ना, स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन ये भी तो रहता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, राइट। तो यहाँ पे 1 पॉइंट और एक स्लोप, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहुँच गया x इक्वल 0 पे। अब यहाँ से नीचे जाएं स्ट्रेट लाइन लेकर या ऊपर जाएं, ऐसे जाएंगे तो स्लोप नेगेटिव, तो कैसे जाएंगे, ठीक है। और इधर आना है क्या, इस तरफ, क्यों नहीं सर, वो मेरा डोमेन में है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे x क्या था, डिस्टेंस मेजर फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट। कहाँ तक जा सकते हैं स्टूडेंट, x इक्वल टू L तक जा सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगा, m प्लस एम इंटू जी, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, तो इससे पहले t वर्सेज x का स्लोप और यहाँ पे t वर्सेज x का स्लोप में कोई फर्क पड़ा या स्लोप सेम है। स्लोप में क्या ब्लॉक का मास आया, स्ट्रिंग का सिर्फ मास आया है, ब्लॉक का मास नहीं आया है। जब भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले माइंड में एक सिस्टम इमेजिन करना है कि सिस्टम क्या है, तभी तो ड्रॉ करेंगे, राइट। अब चलिए सेकेंड मेथड में आप लोग, ये सेकेंड मेथड मेरा नहीं है, आप में से किसी ने, बहुत लोग को मैं जब यहाँ पे मूव कर रहा था देखा कि वो सिर्फ किसका ड्रॉ करना चाह रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का, राइट। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पार्ट फर्स्ट, कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए, तो अब आपका सिस्टम क्या हो गया, ओनली पार्ट फर्स्ट, तो साथ में फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक भी ड्रॉ करते हैं, उससे थोड़ा मुझे हेल्प मिलेगा, करेक्ट। mg, अब ब्लॉक पे टेंशन T1, बट ये टेंशन T1 कौन लगा रहा है, स्ट्रिंग का लोएस्ट पार्ट। ब्लॉक के साथ स्ट्रिंग का कौन सा पार्ट टच में है, लोएस्ट पार्ट। तो अगर स्ट्रिंग ब्लॉक पे T1 लगा रहा है तो ब्लॉक भी तो स्ट्रिंग पे T1 लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ से। तो पहला तो इसका लिख लेते हैं m बाई एल इंटू एक्स, ये हो गया मास ऑफ द पार्ट फर्स्ट, इंटू व्हाट जी, और न्यूटन थर्ड लॉ से क्या T1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं T12, और T12 क्या है, टेंशन ऑन स्ट्रिंग फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट ड्यू टू पार्ट, इसी को मैं मान रहा हूँ T। तो ऊपर की तरफ नहीं लगाएगा क्या सरफेस, ब्लॉक का सरफेस पे ऊपर, ब्लॉक का सरफेस ऊपर एक कोई नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, इट इज नॉट नॉर्मल। स्ट्रिंग किसी बॉडी पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स उसका नाम दिया गया है या टेंशन का फोर्स, और टेंशन ऑलवेज एक्ट, पढ़िए मेरे साथ फिर से एक बार, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स वेयर, अवे फ्रॉम द बॉडी। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स में प्रेसिंग टेंडेंसी रहता है, पुलिंग टेंडेंसी रहता है या प्रेसिंग टेंडेंसी रहता है, इसमें प्रेसिंग टेंडेंसी है, क्या ब्लॉक का स्ट्रिंग है तो उसको प्रेस कर रहा है या पुल कर रहा है, देन करेक्ट है, क्लियर हो गया ना। इसका मतलब ये नहीं सर कि कॉन्टैक्ट सरफेस नजर आ रहा है, कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट, तो नॉर्मल ही सोच लें। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का एक डिफिनेशन क्या था, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट एंड टुवार्ड्स, और टुवार्ड्स कब होगा, जब एक दूसरे का, मैं इस व्हाइट बोर्ड को प्रेस कर रहा हूँ, तब प्रेस कर रहे हैं तो प्रेसिंग टेंडेंसी हुआ ना, तब मैंने व्हाइट बोर्ड पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगाया, तो व्हाइट बोर्ड भी मेरे ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, करेक्ट। अब इसको ऐसे यहाँ से पुल करते तो क्या उसको नॉर्मल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक प्रेशर भी होता है और एक टेंजेंशियल स्ट्रेस भी होता है, दोनों का यूनिट सेम है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट क्या स्ट्रेस को हम लोग प्रेशर बोलते रहेंगे, नहीं बोलते रहेंगे, समझ में आ गया। चलिए ओके एवरीवन, तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये ब्लॉक मोशन में है या रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो अगर रेस्ट में है तो क्या बोल सकते हैं,
T1 माइनस एम जी इक्वल टू 0 है या ना। तो T1 इक्वल टू एम जी। तो क्या ब्लॉक का, यहाँ देखिए, तो अगर मैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर नहीं भी ड्रॉ करता, अगर मैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम नहीं भी ड्रॉ करता तो यहाँ कर मुझे ड्रॉ करना ही पड़ता, क्योंकि यहाँ से इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किए हैं और सारे फोर्स के कंपोनेंट को अगर ऊपर ब्रेक करेंगे तो T माइनस T1 और माइनस एम बाई एल, तो T मुझे निकालना तो T है, तो क्या मिल जाएगा m बाई एल जी इंटू एक्स अब प्लस T1। विदाउट नोइंग T1 क्या मेरा कंप्लीट होगा। तो T1 निकालने के लिए फिर से एक और इक्वेशन चाहिए होगा, तो कहाँ से मिलेगा, ब्लॉक से मिलता। तो नहीं था कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन मैंने क्या काम किया स्मार्टली, पार्ट फर्स्ट प्लस ब्लॉक को मैंने क्या मान लिया एक साथ, तो उसमें T1 दिखाने का रिक्वायरमेंट से बच गया। ठीक है, अब समझे। यहाँ देखिए, तो अगर पार्ट फर्स्ट का दिखाएंगे तो फिर से आपको दोबारा क्या काम करना पड़ता, ब्लॉक का अगेन दिखाना पड़ता। ठीक है, बट लर्निंग प्रोसेस में जो भी आपको अच्छा समझ में आता है आप उस स्टेप से बढ़िए, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बट प्रॉपर लॉजिक के साथ। तो T1 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो T1 का वैल्यू पुट कीजिएगा तो m बाई एल जी इंटू एक्स अब प्लस वाट एम जी, दिस इज द आंसर। ठीक है ना। एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, लोएस्ट पॉइंट नहीं पूछे हैं, देखिए ना क्वेश्चन में, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वेयर एक्स टेकन फ्रॉम लोएस्ट, ये लिखा होगा। लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग लिखा है ना, एक्स टेकन फ्रॉम, एक्स जो वैल्यू है वो कहाँ से ले रहे हैं, लोएस्ट पॉइंट से। लेकिन वो एक्स कौन सा वैल्यू है सर, 0 से l के बीच में एक्स क्या का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से 1 के बीच में कितना नंबर, इनफाइनाइट। तो 0 से l के बीच में एक्स का कितना वैल्यू ले सकते हैं, मतलब एक्स लेंथ उस स्ट्रिंग के कहीं भी निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन से, राइट। ये एक्सप्रेशन मिल गया तो यहाँ से x इक्वल टू l/2 पे भी निकाल सकते हैं। ये तो मोर एंड मोर जनरलाइज है, x इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू l भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू l/3 भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 12/3 भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0 से l के बीच में कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। हर पॉइंट का ये टेंशन का एक्सप्रेशन देगा। और क्या यहाँ पे टेंशन हर पॉइंट पे सेम है, तो इसका आइडियल स्ट्रिंग नहीं है, नॉन आइडियल स्ट्रिंग है, मतलब मैसिव स्ट्रिंग है, करेक्ट। तो मैसिव स्ट्रिंग में ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेंशन सेम नहीं होता है, और होना भी नहीं चाहिए था। जैसे हम लोग बड़ा बड़ा लोहा का चेन देखते हैं ना, हैंग करने के लिए होता है, कि क्या इसका हर जगह हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा, नहीं रहेगा, ये आइडियल स्ट्रिंग का काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। और अगर मैं स्ट्रिंग और पुली के लिए साइलेंट हो गया, इसका मतलब आइडियल है, कुछ नहीं बोला रहेगा मतलब आइडियल मान लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड फोर्स ऑन पुली
फाइंड आउट फोर्स ऑन पुली ओनली ड्यू टू अ स्ट्रिंग। देखिए आपका पुली मोशन में है या रेस्ट में है? रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो इस पर नेट फोर्स तो जीरो रहेगा। बट मेरा सेकंड क्वेश्चन में क्या मैं नेट फोर्स पूछा हूँ या ओनली पुली पे फोर्स ओनली सिर्फ किसके वजह से? मान लेते हैं कि पुली पे 4 टाइप का फोर्स लग रहा है, तो मैं सिर्फ आपसे क्या पूछा कि स्ट्रिंग कितना लगा रहा है। मेरा क्वेश्चन का लैंग्वेज वो है, राइट। थर्ड, फाइंड द फोर्स ऑन पुली ड्यू टू एक्सेल। एक्सेल किसके बोलते हैं स्टूडेंट? जिसके अराउंड पुली घूम सकता था, राइट। निकालिए। चलिए इसको साथ में सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे हाउ मेनी स्ट्रिंग? यहाँ से यहाँ तक सेम स्ट्रिंग है, तो सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। इसका तो किसी भी कहीं से भी अगर टेंशन का वैल्यू पता चल जाए तो हर जगह सेम रहेगा, राइट। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ड्रॉ करते हैं। ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स ऑनलाइन स्टूडेंट? एक मिनट रुकिए, कौन सा फोर्स दिखाएं? एम जी एंड एम जी किधर दिखाएं? और टेंशन ऊपर की तरफ। यहां तक तो हो गया। क्या यहाँ पे इसको हाथों हाथ सारे फोर्स के कंपोनेंट को ऊपर की तरफ रिजॉल्व कर सकते हैं? और जो वेक्टर का लेक्चर फॉलो कर लिए उनको कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए आ गया होगा, राइट। तो टी अब माइनस एम जी इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। 0 क्यों? क्योंकि सारे इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, इसका एक्सेशन क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो टी इक्वल टू व्हाट? ये समझ रहे हैं ना, बार बार 0 क्यों लिखते हैं? लिखना चाहिए था एम इंटू ए, बट 0 लिख रहे हैं क्योंकि ये क्या है? इक्विलिब्रियम में, करेक्ट। तो एम जी और एम का वैल्यू कितना है? तो जी का वैल्यू भी यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख के बताइए, 100 न्यूटन। अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट? तो सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम पुली का ड्रॉ कर लेते हैं, करेक्ट है। यहां देखिए, देखिए T1 और T2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट पुली के दोनों पॉइंट पे टेंशन क्या सेम है? अगर इसको वेक्टर फोर्स मानते हैं तो इसका डायरेक्शन की वजह से मैंने नाम T1 T2 दे दिया, राइट। बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, करेक्ट। और कोई फोर्स अगर ये दोनों सिर्फ लगते रहता और कोई फोर्स नहीं लेता तो नहीं लेता कि पुली इस तरफ आ जाता। एक और फोर्स लगाएगा, और वो कौन लगाएगा? फोर्स ऑन पुली ड्यू टू व्हाट? एक्सेल। ये तीनों फोर्स मिलाकर पुली को रेस्ट में रखेगा, राइट। बट मेरा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है? फाइंड द फोर्स ऑन पुली ओनली ड्यू टू स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की वजह से तो T1 और T2 ही लग रहा है। क्या लग रहा है? T1 एंड
इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट पूछ रहा हूँ। जब सिर्फ स्ट्रिंग का इफेक्ट पूछेंगे तो इसको उसमें काउंटर कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यही था ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि एक फोर्स का इफेक्ट दूसरे फोर्स से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट। तो अगर मैंने सिर्फ इस पुली पे स्ट्रिंग की वजह से फोर्स पूछ रहे हैं, तो उस टाइम पे मानिए कि अगर ये एक्सल नहीं रहता, ये फोर्स नहीं रहता, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता, राइट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टेंशन का मैग्नीट्यूड पुली पे क्या लिखिएगा भाई, T1 का स्क्वायर प्लस, बोलिए T1 T2 cos 90, है ना। जिस तरीके का हमारा डायग्राम है उसमें लेता कि ये और ये आपस में 90 डिग्री पर रहेगा, और इसका टर्म क्या है 0, और T1 T2 का वैल्यू डिफरेंट था या सेम था मैग्नीट्यूड वाइज, तो T रूट क्या हो जाएगा 200√2, तो कितना √2 का वैल्यू होता है 1.414, राइट, ये होता है ना। करेक्ट। चलिए यहां तक तो आ गए। वेक्टर में कहीं पे ये बात बोलते हुए मुझे सुन रहे होंगे कि किसी दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहता है तो उन दोनों का रिजल्टेंट उसके बीच से पास करता है, राइट। पूरे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में दो ही चीज़ का कमाल है, फ्रिक्शन तक 2 चैप्टर को टोटली कंट्रोल करता है वेक्टर और फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिए मतलब 80% सॉल्व हो गया, और उसके बाद कंपोनेंट ब्रेक करना, और कंपोनेंट ब्रेक करना कहाँ सीखे हैं, वेक्टर में। बस इतना का ही गेम है, ठीक है। और थोड़ा बहुत और कॉन्सेप्ट, तो यहाँ देखिए ये था T2 और ये क्या है T1, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल 45 डिग्री पे जाएगा, राइट, एंगल बाइसेक्टर पे, करेक्ट है। तो क्या है रिजल्टेंट टेंशन, रिजल्टेंट फोर्स ऑन पुली ड्यू टू स्ट्रिंग। यहाँ तक हो गया। चलिए थर्ड पार्ट क्या था, यहाँ देखिए ये ऑब्जेक्टिव 2 बार रिपीट हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ था, अब आएगा तो बन जाएगा और बहुत जगह पे आते रहेगा, करेक्ट। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आते रहेगा कि फाइंड अ फोर्स ऑन पुली ड्यू टू स्ट्रिंग, तो जैसे मैं सॉल्व करता हूँ वैसे ही सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज 90 डिग्री दिखेगा, जैसा भी दिखेगा, लेकिन अगर आइडियल स्ट्रिंग रहेगा तो हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे, और किसी भी पुली पे स्ट्रिंग कितना जगह पे फोर्स आएगा, जितना जगह पे वो पुली को लिफ्ट करेगा, राइट। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या था, ओरिजिनल इक्वेशन कंपोनेंट का होता है, ओरिजिनल इक्वेशन वेक्टोरियल फॉर्म का होता है। दिस इज द ओरिजिनल इक्वेशन, राइट, करेक्ट। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं एवरीवन, करेक्ट है ना। यहां देखिए और T1 और T2 का रिजल्टेंट नहीं, तो T1 और T2 का कंबाइन इफेक्ट क्या था, नेट टेंशन, रिजल्टेंट टेंशन, और रिजल्टेंट टेंशन को हम लोग TR से बात कर रहे हैं, तो यही तो मेरा TR है, करेक्ट। और ऐसा इक्वेशन वेक्टर में पढ़े हैं, और अगर लैम्डा का वैल्यू नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन में जस्ट यस, तो दिस इक्वल टू, बीच में इक्वलिटी है ना, तो यहाँ पर लैम्डा का काम कौन कर रहा है, -1। इसका मतलब फोर्स ऑन पुली ड्यू टू एक्सल क्या रहेगा, रिजल्टेंट टेंशन के जस्ट अपोजिट रहेगा, करेक्ट है ना। ये इन दोनों का इफेक्ट को यही तो काउंटर करेगा, तभी तो पुली रेस्ट में है। इन दोनों का इफेक्ट के वजह से इसकी तरफ किधर आना चाहिए था, इधर आना चाहिए था, मेरा रिजल्टेंट टेंशन है, इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट, उसको रोक के कौन रखा है, एक्सेल रोक के रखा था, तो एक्सेल का जो फोर्स आएगा वो इस रिजल्टेंट टेंशन के जस्ट अपोजिट, ये यहाँ से पता चल गया, करेक्ट है ना। तो अगर ये पूछ रहे हैं फोर्स ऑन पुली ड्यू टू एक्सल, तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा या प्रॉपर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आएगा, दोनों आएगा, करेक्ट है।
तो इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, रिजल्टेंट टेंशन का जस्ट अपोजिट। अब मैग्नीट्यूड कितना होगा एवरीवन, दिस इज द एडवांटेज ऑफ वेक्टोरियल इक्वेशन, करेक्ट, दिस इज द एडवांटेज ऑफ व्हाट, वेक्टोरियल इक्वेशन। कितना हो गया, वन 141.4 न्यूटन। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो अब तो बन जाएगा। चलिए इसको हटाया जाए। समझ में आ गया, कुछ डाउट है तो यहाँ पे ही पूछ लीजिए। जो भी क्वेश्चन बोर्ड पे लेता हूँ थ्योरी, उसके रिलेटेड अगर डाउट है क्लास में ही डिस्कशन कर लेंगे, बाद में अगर डाउट रहेगा तो देखा जाएगा। लेकिन अभी कोई यहाँ तक कोई डाउट है? अरे ये अभी अगला 20 डेज तक ये चलते रहेगा। जब हम लोग फर्स्ट टाइम कोई चीज़ को सीखते हैं तो अभी कम से कम तो इसमें 100 प्रॉब्लम आप लगाइएगा, तब जाकर मोटा मोटी इन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रेडी होंगे। मास्टर नहीं होंगे, मास्टर होने के तो 5 साल लगेगा, राइट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना मास्टर जी, राइट। तो सामने वाला नहीं, कभी कभी बहुत लोग मुझे बोलते हैं मास्टर जी, उनको टर्म का मीनिंग नहीं है कि मास्टर लगा कब लगाया जाता है, राइट। MSc मास्टर ऑफ साइंस, राइट, मास्टर ऑफ साइंस। किसी चीज़ का आप मास्टर हो गए मतलब बाबा हो गए, तो उसको टेक इट पॉजिटिवली। और मैं जब ऐसा कोई बोलता था मुझे लगता है कि अच्छा वो मुझे डाउन देने के लिए बोल रहा है मुझे, और मैं उन पे हंसता हूँ कि आप कितना बड़ा उपाधि मुझे दे रहे हैं। चलिए एक आपको घर पे सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन भी आईटी क्वेश्चन बैंक के जेईई मेन का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, 200% गारंटी है। दिस वन, ये ऐसा कोई शेप बनाया रहता है एक्सेल लगाने के लिए। ये सरफेस है, ये क्या है भाई, ये स्ट्रिंग, ये तो सरफेस है ना। यहाँ पे स्ट्रिंग का किनारा बांध दिए, राइट। फिर यहाँ से लेकर गए, यहाँ पे पुई लगाए हुए हैं, इसके ऊपर स्ट्रिंग करके ये बाल्टी है। एक हम होता है ना, ऐसे खींच रहे हैं, अरे क्या है, यहाँ पे एक सपोर्ट रहता है, यहाँ पे पुली बंधा रहता है, राइट। तो इस टाइप का प्रॉब्लम भी आएगा, इस टाइप का प्रॉब्लम भी आने वाला है। यहाँ पे मास ऑफ पुली। अब देखिए, एक साल जो इससे पहले क्वेश्चन दिया तो वो आया था, और नेक्स्ट टाइम एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन तो डिट्टो सेम है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज मैंने क्या किया, यहाँ पे जो आपका पुली है वो मासलेस नहीं है, मेंशन कर दिया गया। पुली का क्या है, मास ऑफ पुली इज m, राइट। देन लिखिए फाइंड find the tension in the string, a second, force on
पुली ड्यू टू एक्सेल। एक क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में डील करूंगा, ये आपको सॉल्व करना है घर पे, ठीक है। ए है कैपिटल एम, ए है स्मॉल एम, और इसमें कोई इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल वैल्यू देने से क्वेश्चन आसान होता है, राइट। इसका एम और एम के टर्म में ही क्वेश्चन दिया हुआ है। सब लोग घर से सॉल्व करके इस क्वेश्चन को लाइएगा। देखिए कितना स्ट्रिंग, 3 स्ट्रिंग है, राइट। और एम का वैल्यू कितना लिया जाए, सर 4 kg लेते हैं। और जी का वैल्यू हाउ मेनी स्ट्रिंग, 3 स्ट्रिंग। और तीनों स्ट्रिंग यहाँ पे एक दूसरे से क्या है, तीनों स्ट्रिंग का यहाँ पे नॉट है। नॉट समझते हैं ना, जहाँ पे बंधन, राइट, देयर इज ए नॉट। तो यहाँ अगर नॉट रहने नहीं रहता तो सेम स्ट्रिंग बोलते, बट अब क्या है, 3 डिफरेंट स्ट्रिंग है। देन फाइंड द टेंशन इन ऑल 3 स्ट्रिंग। अब देखिए सॉल्व करने के लिए दैट्स वाई कि आपके साथ मेरा सॉल्यूशन मैच कर सके, इस स्ट्रिंग का वैल्यू T1 मान लीजिएगा, इसका T2, इसमें T3। अब एक मिनट रुकिए स्टूडेंट, ये बताइए कि कितना अननोन है। तो ये तो मैथमेटिक्स का रूल है ना कि जितना अननोन रहेगा उतना ही इक्वेशन डेवलप होगा। इसका इतना तो दिमाग में आ गया कि किसी भी तरीके से मुझे 3 इक्वेशन डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज 3 अननोन है, तो 3 अननोन 3 इक्वेशन, राइट। चलिए यहाँ देखिएगा, साथ में सॉल्व करते हैं। पहले फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ड्रॉ करते हैं। ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स, एक mg और एक किधर लगाएं, और टेंशन का नाम क्या है, T2 है, राइट। अब यहाँ देखिए ये नॉट है, राइट। तो मैं सिर्फ इस नॉट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पॉइंट P का। ये नॉट का कुछ मास है, आपका स्ट्रिंग आइडियल स्ट्रिंग है, तो नॉट भी क्या रहेगा, आइडियल रहेगा, मासलेस। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पॉइंट P। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पॉइंट P, करेक्ट। पॉइंट P मतलब आप उस बंधन का, नॉट का, उस पॉइंट का जहां पे तीनों फंसा हुआ है, राइट। पॉइंट P पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, बोलना है भाई, चुप नहीं रहना है क्लास में। तीनों स्ट्रिंग फोर्स लगाएगा, तो नीचे वाला स्ट्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, और ए वाला स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स लेफ्ट, ऐसे पढ़िए, हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स लेफ्ट। और ए एंगल कितना रहेगा, 60 डिग्री।
इसका मतलब अब यहाँ देखिएगा कितना अननोन, 3 अननोन है। बट आपको नहीं था कि इस फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग को T2 पता चल जाएगा, T2 माइनस एम जी इक्वल टू 0, तो T2 इक्वल टू वाट, एम जी, और m का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। करेक्ट है। आप कुछ वीडियो लेक्चर देखना स्टार्ट किए हैं? टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, थोड़ा नहीं भाई, बहुत टाइम लगेगा। हैं? नहीं तो ये सोचिए कि ये लोग बेचारे कब से क्लास कर रहे हैं, मई से। अरे जहाँ तक मुझे याद है 15 में ना, 15 मई से क्लास स्टार्ट हुआ है। और जब से स्टार्ट हुआ तब से तक कम क्लास, अभी तो थोड़ा क्लास कम भी कर दिया था, बीच में तो केमिस्ट्री का 5 क्लास चल रहा था, राइट। फिर इन लोग पे दया आ गया कि नहीं कुछ वीडियो देते रहते हैं, क्योंकि और उसमें मुझे भी वो क्लास लेकर अच्छा फील नहीं हो रहा था कि उसको दोबारा पढ़ाना है। तो 80% बात तो वहाँ पे ऐसे भी बोलना पड़ता था, नहीं बोलना चाहते थे तो डोनाल्ड पूछते थे सर इसका मतलब क्या है, ले देके सारा कहानी वहाँ पे हो गया। तो एक ही चीज़ को दोबारा सेम चीज़ बात को क्लास में बोलिएगा तो आप भी बोर हो जाइएगा एज ए टीचर, राइट। लेकिन आप लोग केमिकल बॉन्डिंग तो कर लिए है ना, एटलीस्ट स्कूल के एग्जाम के लिए सारा वीडियो लेक्चर भेज दिया था। अब आज मैं शेयर करूंगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी का, और उस पर हेडिंग बना हुआ रहेगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी फॉर स्कूल एग्जाम, बट वो ओरिजिनल वीडियो ही है, उसको फॉलो कर लीजिएगा, और उसका हैंड आउट भी। बट वो उसका जो भी भेजेंगे स्कूल का एग्जाम हेडिंग देकर, मतलब उस चीज़ को मैं दोबारा 200% गारंटी पढ़ाऊंगा। नहीं पढ़ाना रहता तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दोबारा नहीं पढ़ाया जाता आपको, मतलब इसमें हम लोग का डबल एनर्जी जा रहा है, राइट। आर के सर भी कवर कर दिए, बट आर के सर के क्लास लेने से मुझे इस बात का एक अंदर से मन में तसल्ली है कि कम से कम स्कूल के एग्जाम के लिए कुछ तो सुन लिए, ABCD, राइट, कुछ तो लिख सकते हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस 11th का है, क्योंकि सही से कोई पढ़ाएगा तो ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम। या तो एक तरीका रहता है कि एक आध दो एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ जाते, बट अब मैं यहाँ ध्यान सुनिएगा, अब जब मैं खुद NLM कवर कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में हर रेंज का प्रॉब्लम है, हर टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पे ले लें। दैट्स वाई कि आप फिर कहीं से स्टार्ट करें बनाना, चाहे कोई भी सोर्स से, तो एटलीस्ट ऐसा ना लगे कि हाँ पेन रुक रहा है। तो ये फुल एंड फाइनल हो रहा है क्लास। चलिए T2 तो पता चल गया। अब यहाँ पे कितना अननोन है, 2 अननोन है, तो 2 इक्वेशन डेवलप कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो और यहाँ देखिए ए पॉइंट P मोशन में है या रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है तो इस पे सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इन एनी डायरेक्शन क्या रहेगा, 0। बट आप सम ऑफ फोर्सेज ऑफ ऑल कंपोनेंट इन एनी डायरेक्शन 0 रहेगा, लेकिन कंपोनेंट तो हम लोग उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे ना जिस डायरेक्शन में आपको एंगल दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक करने का मेरे पास 2 ही रास्ता है, या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्रॉ करें, और नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि उसी का एंगल पता रहेगा, बाकी का एंगल पता रहेगा। बोल देंगे सर इधर ड्रॉ कीजिए, एंगल पता है क्या आपको? नहीं पता है। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन आपका हो सकता था कि सर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्टिकली ड्रॉ क्यों किए, तो मेरा आंसर रहेगा उसी का एंगल मुझे पता है सारे वेक्टर का, राइट। बाकी डायरेक्शन का एंगल पता है, एंगल दे देगा तो उधर भी ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए, रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। इन तीनों वेक्टर का किस डायरेक्शन में, वर्टिकल। तो T1 का वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन के साथ कितना एंगल, 90 डिग्री रहेगा, करेक्ट। T2 का कितना एंगल रहेगा, कभी कभी हम लोग ऐसे लिखते रहेंगे रिवीजन करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू कि कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए आता है, राइट। T3 का कितना रहेगा एवरीवन, 30। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 इक्वल टू व्हाट, 0। तो ये टर्म क्या हो जाएगा पूरा 0, और ये टर्म क्या हो जाएगा -T2 अब प्लस T3 √3/2 इक्वल टू व्हाट, देन T3 इक्वल टू, सही है।
एक साथ कर दिए, एंड 2/√3 एंड टू T2 का वैल्यू तो पता है ना, कितना हो जाएगा? आ गया आंसर? कहीं पे कंफ्यूजन? अब चलिए, अब सारे फोर्स का कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड। अब इसमें किसी को कंफ्यूजन रहेगा कि सर आप ऑलवेज वर्टिकल अपवर्ड लेते हैं, तो मेरा आंसर है कि आप वर्टिकल डाउनवर्ड भी लीजिए, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड लेते हैं, एक होता है ना बोलते बोलते वही चीज़ ज़्यादा आता है मन में, राइट? आप हॉरिजॉन्टल लेफ्टवर्ड भी लीजिएगा तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड के साथ सबका एंगल पता है आपको, तो T1 का कितना एंगल है? T1 cos 180। T3 का कितना है? T3 cos 60। और T2 का कितना है? T2 cos 90। इक्वल टू क्या लिखे? 0। एक टर्म तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो गया? क्योंकि cos 90 0 होता है। और एक टर्म कितना हो जाएगा? -T1 प्लस T3/2। इज इट राइट? तो T1 इक्वल टू व्हाट? T3/2। और T3 तो आप निकाल लिए है ना, तो कितना हो जाएगा डिवाइड करने के बाद? चलिए यहाँ देखिए, इन तीनों स्ट्रिंग में, यहाँ ध्यान सुनिएगा, पूछा क्या जाएगा, इन तीनों स्ट्रिंग का टेंशन का ऑर्डर पूछ लिया जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, करेक्ट? तो इन तीनों में स्ट्रिंग में कौन सा स्ट्रिंग को सबसे मजबूत होना पड़ेगा? मान लीजिए ब्लॉक को गिरने से बचाया जाए, जिसमें सबसे ज़्यादा टेंशन किस में लगा है? इसमें T2 का वैल्यू कितना है? 40 न्यूटन। और इसमें 80/√3, 80/√3, करेक्ट है ना? तो आपको नहीं लगता कि सबसे ज़्यादा टेंशन इसमें है और उस पर टेंशन और सबसे कम टेंशन इसमें है? तो मान लेते हैं कि अगर ब्रेक होना रहेगा तो सबसे पहले किसका ब्रेक होने का चांस रहेगा? इसलिए सबसे मजबूत स्ट्रिंग यहाँ रखना पड़ेगा, नहीं? इसको हटाएं। जस्ट व्हाट द मीनिंग ऑफ ब्रेकिंग अ स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग? फिजिक्स के टर्म में क्या इसको बोलेगा? ब्रेकिंग अ स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग का मतलब मैक्सिमम टॉलरेबल टेंशन, मैक्सिमम, यस। इसका मतलब है कि अगर ब्रेकिंग, कहीं क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाए लैंग्वेज, ब्रेकिंग अ स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इक्वल टू 200 न्यूटन, इसका मतलब है कि वह स्ट्रिंग, एक मूवी आया था कौन सा, स्पाइडरमैन, राइट? मतलब वह स्पाइडरमैन का स्ट्रिंग नहीं है, समझे? इसका मतलब है कि यह स्ट्रिंग का मैक्सिमम टेंशन टॉलरेट करने का कैपेसिटी कितना है? इसका मतलब वो स्ट्रिंग 0 से 200 के बीच में टेंशन टॉलरेट कर सकता है। 200 से ज़्यादा जैसे ही करेंगे तो खींच रहे हैं ना बात चीज़ों को। देखते हैं हम लोग किसी चीज़ को आपको घर में तोड़ने के लिए दिया जाता है, तो समटाइम ऐसे कैसे तोड़ते हैं, राइट? तो कब जाके टूटता है? जैसे जितना आप उसको खींचिएगा, पुल कीजिएगा, उतना ही उसमें स्ट्रेचिंग आएगा, और जिस फोर्स पे टूट गया मतलब वही उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ था। क्या था? मतलब उससे ज़्यादा टॉलरेट, उससे ज़्यादा उसमें टेंशन आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग 200 न्यूटन, इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम टेंशन 200। तो ये कंपलसरी कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ऑलवेज शो करना रहेगा। इसका मतलब है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कहाँ से कहाँ तक टॉलरेट करने की कैपेसिटी है? 0 से 200। समझ में आ गया है?
चलिए डायग्राम बनाइए। कितना जगह पे नॉट है? उसका नाम P1 और P2 देते हैं, P1 एंड P2। हाउ मेनी स्ट्रिंग? 5 है। 1 2 3 4 एंड 5। तो कितना इक्वेशन आना पड़ेगा? फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बोल रहा हूँ, इक्वेशन कितना मिनिमम आना पड़ेगा? 5 आना पड़ेगा। आप लोग भी एक्चुअली नेमिंग यही रखिएगा ताकि हम जब सॉल्व करेंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगा। इसमें T1 मान लीजिए, इसमें T2, इसमें T3, इसमें T4, इसमें। और क्या इस डायग्राम से ये लग रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? भाई ये हैंग किया हुआ है लेकिन रेस्ट में, राइट? और m का वैल्यू है 10 kg और g का वैल्यू आप ले लीजिएगा मैग्नीट्यूड बाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग। फाइंड द टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग। तो अभी तक घर पे सॉल्व करने के लिए 2 ही प्रॉब्लम दिया हूँ, राइट? एक पुली वाला जिसे पुली का मास था और इस सेकंड। और इस क्वेश्चन को मैं वेडनेसडे को डिस्कस करूंगा, ठीक है? आप लोग को याद रहेगा या भूल जाइएगा सॉल्व करना? भूल जाएंगे? बिल्कुल ट्राई करके आना है। अब एक क्लास फुल एंड फाइनल चल रहा है, ठीक है? NLM का। जब तक स्कूल के एग्ज़ाम के लिए कोई चीज़ आपके पास जा रहा है तो एक चांस रहता है, मौका, कि सर दोबारा पढ़ाएंगे। अब कोई स्टूडेंट बोलेंगे गैसेस एसिड्स से दोबारा शुरू कीजिए, तो आपके बैच के लिए पॉसिबल है? बट जो न्यू स्टूडेंट आए हैं उनके लिए पॉसिबल है। हालांकि आज के डेट में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, राइट? अब उसको अगर कोई सही से अगर देखना स्टार्ट करे तो जितना बात इनको बताया होगा, जितना कहानी, जितना स्टोरी, सारा रिकॉर्डेड है। तो अगर सही से अगर लोग देखेंगे तो आपको 90% तो ज़रूर फायदा हो जाएगा। थोड़ा बहुत ही डाउट रहेगा क्योंकि इनिशियल क्लास बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा था, स्लो था। मूल कॉन्सेप्ट हार्डली 1 आवर 15 मिनट का क्लास होता होगा, राइट? और सही से देखिएगा तो नॉमेनक्लेचर का अच्छा बड़ा क्लास है, चले कोई बात नहीं। देखिए, फाइंड द मास ऑफ ए, फाइंड आउट द मास ऑफ ए so that whole system are in equilibrium. मतलब यहाँ से यहाँ तक सबका सब किस में रहे? रेस्ट में रहे। उसके लिए क्या निकालना है? मास ऑफ ए। यहाँ पे भी कितना स्ट्रिंग है? 2 स्ट्रिंग है ना। यहाँ से यहाँ तक सेम स्ट्रिंग और यहाँ से यहाँ तक सेम स्ट्रिंग। कितना स्ट्रिंग है? 2 स्ट्रिंग। तो सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें T1 रख लीजिएगा और इसमें T2 रख लीजिएगा ताकि मैं सॉल्व करूँ तो आपके साथ मैच हो सके, ठीक है?
नहीं, ये सॉल्व करेंगे। अभी तक टेंशन का प्रॉब्लम ले रहे थे, अब थोड़ा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। Find the normal contact force. Find the normal contact force. तो ये वाला होमवर्क था। ये होमवर्क है, हाँ, दिस इज ऑल्सो होमवर्क। लेकिन इन सब क्वेश्चन को आपको टाइम में दे रहा हूँ, आप ट्राई करके आइएगा। वेडनेसडे को ये तीनों क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। M1 का मास उसमें दिया हुआ है कितना, 2 kg, और M2 का मास भी कितना है, 2 kg। फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस S1। पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस S1। Second question, find out resultant contact force on block। एक कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं, अप्लाइड फोर्स है जो कि हम लोग लगा रहे हैं, राइट। फाइंड आउट रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन ब्लॉक। 2 क्वेश्चन। नॉर्मल, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स दो सरफेस के बीच में जब लगता है तो उन दोनों सरफेस के जो डैम से और देयर इज ए प्रेसिंग टेंडेंसी, एक दूसरे को प्रेस करने का, राइट, करेक्ट। फॉर एग्जांपल है कि मान लेते हैं कि, अच्छा इन लोगों को तो नज़र ही नहीं आएगा ऑनलाइन वाले बच्चों को। मान लेते हैं कि ये मेरा ब्लॉक है, करेक्ट। तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक का वेट की वजह से नीचे जाना चाह रहा होगा। रोक के कौन रखा है, सरफेस, राइट। तो इस सरफेस जब, डिस्ट्रैक्शन हो गया, फोन आ रहा है, बट देयर इज नो डिफरेंस ऑफ मास ड्यू टू इनकमिंग कॉल। यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में ये नीचे जाना चाह रहा है, मैं रोक के रखा हूँ, तो ये क्या करेगा, नीचे जाने के टेंडेंसी से मेरे इस सरफेस को प्रेस करेगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ से मैं भी इसको क्या करूँगा, ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे, राइट। तो ये हो गया। लेकिन समटाइम्स ऐसा लगता है कि कांटेक्ट में है लेकिन कांटेक्ट में नहीं है। कैसे, मान लेते हैं कि जितना इसका वेट है उतना ही मैं ऊपर की तरफ अगर फोर्स लगाऊं, क्या लगाएं, ऊपर की तरफ, लेकिन इसको आउट ऑफ टच नहीं किए हैं, आउट ऑफ टच। अगर इसका वेट मान लेते हैं कि इसका वेट 50 न्यूटन का है, वेट मतलब mg, और 50 न्यूटन अगर हम ऊपर लगा दें, राइट, तो इस पर नेट फोर्स, तो 50 न्यूटन जब ऊपर की तरफ लगाएंगे तो लगता है क्या इस मेरा इस पर बिल्कुल क्या रहेगा, जस्ट एक समथिंग लाइक दैट, कि कोई स्ट्रिंग में से कोई हैंग किया हुआ है, स्ट्रिंग सारे इसका वेट को स्ट्रिंग लोड उठाए हुए है। अब मैं जस्ट जाके हथेली से लगा के रखा हूँ, राइट। तो ऐसा लग रहा है कि कांटेक्ट में है, बट फिजिकल लैंग्वेज में कांटेक्ट में नहीं है। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आप सेलिंग से कोई स्ट्रिंग लटका हुआ है, समटाइम्स हम लोग करते ना, मतलब स्ट्रिंग पकड़ के ऊपर चढ़ना, राइट, क्लाइंबिंग। तो स्ट्रिंग है और आप सरफेस पे खड़े हैं,
बट स्ट्रिंग पकड़ के आप ऊपर की तरफ जाने का टेंडेंसी कर रहे हैं, तो आपका जो कांटेक्ट है सरफेस के साथ वो कम होते जाएगा, राइट? तो कम क्यों होगा? क्योंकि आपका वेट को और कोई बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया। कौन? स्ट्रिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो सरफेस का कांटेक्ट में रहने का कंडीशन क्या है फिजिक्स के लैंग्वेज में? तो दो सरफेस टू बॉडी आर इन कांटेक्ट का कंडीशन है नॉर्मल रिएक्शन n का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। बोलिए मेरे साथ, अरे बहुत प्रॉब्लम में आएगा, सो मेनी प्रॉब्लम में। देखिए कंडीशन फॉर टू बॉडी इन कांटेक्ट एक काइंड ऑफ थ्योरी हो जाएगा, इसको बॉक्स में कर लीजिएगा। कंडीशन फॉर टू बॉडी आर इन कांटेक्ट, कंडीशन फॉर आर इन, इसको भी होमवर्क में रख लीजिएगा, आर इन कांटेक्ट। क्या कंडीशन रहेगा? जहां पे एन मेरा मैग्नीट्यूड है, राइट? और एन का वैल्यू अगर 0 के बराबर या उससे कम हो गया, क्या हो गया? 0 के बराबर या उससे कम हो गया, कांटेक्ट में रहने का कंडीशन ये, और कांटेक्ट में नहीं रहने का कंडीशन ये है। तो 0 के बराबर या निगेटिव हो गया, तो पहला बात तो कि एन मैग्नीट्यूड है, निगेटिव नहीं हो सकता है। तो एन का वैल्यू अगर निगेटिव आ गया, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस रहेगा कि दो टू बॉडी आपस में आउट ऑफ कांटेक्ट हो गया है। क्या हो गया है? आउट ऑफ कांटेक्ट, आर इन कांटेक्ट, आउट ऑफ कांटेक्ट। इसको बॉक्स में रखिएगा, इसमें बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इनइक्वालिटी तो बहुत आसान सा दिख रहा है, बट इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। निगेटिव होगा जब कांटेक्ट में नहीं रहेगा। कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, राइट? आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, मतलब अभी जस्ट आज पहला क्लास में इसको इंट्रोड्यूस किए हैं, इसमें प्रॉब्लम लेंगे, ऑटोमेटिक देखिएगा कहीं कहीं पर नॉर्मल ए निगेटिव आ गया, तो उस निगेटिव का मीनिंग क्या रहेगा? कि दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में नहीं है। या समटाइम्स ऐसा ही प्रॉब्लम सेट कर दिया, अभी इसको खत्म नहीं किया, आज पहला फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है ना। ऐसे प्रॉब्लम लेंगे, मान लेते हैं कि ये दो ब्लॉक है, करेक्ट? ये दो ब्लॉक इस आ रहा है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा दोनों एक दूसरे के साथ साथ आएगा या अलग अलग आएगा? तो साथ साथ आएगा तो इसके बीच में कांटेक्ट रहेगा, तो इसके बीच में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू कुछ मुझे पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन साथ साथ आएगा या नहीं आएगा ये कौन डिसाइड करेगा? इसके बीच का एन, अगर इसके बीच का एन पॉजिटिव आ गया मीन्स व्हाट? तो पहले तो हम लोग सपोज कर लेंगे, पहले क्या करेंगे? लेट अस सपोज बोथ आर कमिंग टुगेदर। ये सपोज करेंगे, इसका मतलब दोनों के बीच में एन का वैल्यू हो। ये आप बोल रहे हैं कि साथ साथ आ रहा है, एक साथ आ रहा है, इसका तो दोनों के बीच में एन का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। ये मेरा अजम्पशन है। अब मैं सॉल्व किया, एन का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, मतलब वी आर करेक्ट। बट अगर एन का वैल्यू निगेटिव आ गया देन मतलब साथ साथ नहीं आ रहा था। तो अभी जस्ट आप कंडीशन जानिए, ठीक है? या समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन रहेगा वर्क मैनेजिंग में। और किस तरह क्लास किए थे? क्लास ही नहीं कीजिएगा भाई, आगे मैंने क्लास क्यों दे रहा था बताइए? नहीं, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप इसमें एक नहीं है। मतलब इतने सारे बच्चे मैं तो देखता हूँ ना अटेंडेंस। अभी तो फर्स्ट टर्म चल रहा है इसलिए नहीं कर रहा हूँ, बट जैसे ही फर्स्ट टर्म आप लोग ख़त्म होगा तो हर सब्जेक्ट के लिए वीक में एक दिन कॉल करूँगा आपके पेरेंट्स को, क्यों नहीं आपके बच्चे क्लास कर रहे हैं। कि कल के डेट में अगर आपका मार्क्स या थोड़ा बहुत कम मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप या आपके पेरेंट्स आएंगे कि सर क्लियर नहीं हुआ। तो 3 दिन पहले ही एक पेरेंट्स आया कि सर 12th का फर्स्ट टर्म का तो ये टॉपिक हुआ नहीं है, और वो टॉपिक चांस की बात है कि 2 बार पढ़ाया गया। एक बार आरके से भी तो पढ़ाते हैं फटाफट,
एक परीक्षा से मैं भी पढ़ाता हूँ, करेक्ट। तो कुछ ऐसा टॉपिक था जो 2 बार हो गया। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड आर्क भी पढ़ा दिए, अब पीछे से मैं भी पढ़ा रहा था, करेक्ट। तो क्यों पढ़ाया जा रहा था? ताकि आपका स्कूल का एग्ज़ाम संभलते रहे, ठीक है। बट ये फैसिलिटी सिर्फ क्लास 11th में दिया जा रहा है। 12th में भी कुछ सर्टेन चैप्टर को 2 बार पढ़वाता हूँ। एक स्कूल के एग्ज़ाम के लिए, वो 12th में भी तो प्री बोर्ड नहीं, बट 12th में भी तो होते रहेगा यूनिट टेस्ट स्कूल का। फर्स्ट टर्म तो आएगा दिसंबर में जाकर, राइट। तो उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, बट उसके लिए थोड़ा कुछ टॉपिक सर को देते रहेंगे और उसी टॉपिक में दोबारा कवर करते रहूँगा। बट क्या पैटर्न रहेगा, लेकिन अप्रैल से स्टार्ट कर देंगे 12th का सिलेबस। तो सर अप्रैल तक अगर 11th का सारा एकदम बिल्कुल इंट्रेंस लेवल ख़त्म नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, फिर इसका 4 क्लास रहेगा, तो 3 क्लास 12th, 1 क्लास 11th चलता रहेगा, ठीक है। दैट्स वाई कि 12th का मेरा स्लो नहीं हो, करेक्ट। क्योंकि टाइम 2 साल लगेगा, 2 साल लगना चाहिए ना। सिलेबस 2 साल का है तो टाइम कितना लगना चाहिए? 2 साल। वो भी 2 साल कब लगता है? जब वीक में 6 क्लास होना चाहिए। तो हम लोग कोटा से कंपेयर करते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना कि माइंडसेट हम लोग कभी कभी यूएस से कंपेयर करते हैं, और माइंडसेट तो फिर वैसा ही बनाइए भाई। डेवलप है तो डेवलप के पीछे बहुत कुछ रहा होगा, राइट। चलिए, तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास एक आपका होमवर्क में रहा, जो प्रॉब्लम दिए थे ना, यस, होमवर्क लिख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन को वेडनेसडे को डील करूंगा, ठीक है। ओके एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट।